हेलो चैम्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसपी क्लास 11 चैप्टर 5 का मेंबर्स ऑफ अ कंपनी की एक्सरसाइज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लो, वरना ये समझेगा नहीं आपको अच्छे से। तो अब पहले क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो ये जो मेंबर एंड शेयर होल्डर है वो क्या है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है। बिकॉज यहाँ पे कैसे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, राइट। पर कभी कभी कोई कोई केसेस में शेयर होल्डर रह के वो मेंबर नहीं होता, और कभी कभी वो कंपनी का मेंबर होके शेयर होल्डर नहीं होता है। ठीक है, बस हमें वही बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर अंडर कंपनीज लॉ द नेम ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स हैज टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, दस ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ कंपनी। इट इज फॉर दिस रीजन दैट टू टर्म्स मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल यूज टू मीन द सेम पर्सन। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो बंदा कंपनी के शेयर्स लेता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है, और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर होता है तो वो मेंबर बन जाता है, राइट। तो मेंबर और शेयर होल्डर दोनों होता है वो। ठीक है, इसलिए ये मेंबर और शेयर होल्डर दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है। बट यहाँ पे सिर्फ कोई कोई केसेस में ये ट्रू है और कोई कोई केसेस में नहीं है। देखो, सेकेंड है, हाउएवर दिस इज ट्रू इन द केस ऑफ a company limited by shares, a company limited by guarantee and having a share capital, and an unlimited company having a share capital। तो ये तीनों केस में ये ट्रू माना जाता है, मेंबर एंड शेयर होल्डर एक ही है। ठीक है, बट कोई कोई केसेस में देखो, जैसे कि बट इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल एंड एन अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, अ मेंबर इज नॉट अ शेयर होल्डर। तो ऐसी कंपनियों में जो मेंबर होता है वो शेयर होल्डर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, तो वो गारंटी पे निर्भर है, राइट। वहां पे शेयर कैपिटल नहीं होता है, तो शेयर कैपिटल ही नहीं होगा तो वो कंपनी शेयर अलॉट ही नहीं करेगी, और शेयर अलॉट नहीं करेगी तो कोई खरीदेगा नहीं, और जो खरीदेगा नहीं वो शेयर होल्डर कैसे होगा, राइट। शेयर कैपिटल ही नहीं है ये कंपनीज में, तो शेयर होल्डर बनने की तो वो गुंजाइश नहीं बची, राइट। तो वो मेंबर हो सकता है वो कंपनी का, मेंबर इज नॉट अ शेयर होल्डर, पर वो मेंबर शेयर होल्डर नहीं कहला सकता। ठीक है, दस अ मेंबर मे और मे नॉट बी अ शेयर होल्डर एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता और मेंबर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, ऐसा। ठीक है, then a person who subscribes to memorandum of association may not have been allotted any shares। ठीक है, he is member but not a shareholder। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वो शायद उसे अलॉट ना करे गए हो शेयर्स। ठीक है, मे नॉट हैव बीन अलॉटेड। ठीक है, यहाँ पे मे गिवन है, अगर शेयर्स अलॉट ना किए गए हो तो वो सिर्फ मेंबर कहलाएगा, ना कि शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर मेनली क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखता है। ठीक है, पर उसके पास अगर शेयर्स ही नहीं है तो वो शेयर होल्डर में नहीं आएगा, राइट। then a shareholder who has transferred his share ceases to be a shareholder but continues to be a member till the transfer registered। और यहाँ पे जो जैसे कि ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि शेयर्स, राइट, हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में देखा था, तो वो पहले से शेयर होल्डर है। सपोज यहाँ पे सपोज ए मेंबर ए है, वो मेंबर भी और शेयर होल्डर भी। ठीक है, बट वो अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा है बी को। ठीक है, और बी को ट्रांसफर कर दी उसने, तो ए के पास से वो शेयर होल्डर वाली वो चली जाएगी, राइट। वो अब शेयर होल्डर नहीं होगा, मेंबर होगा जब तक वो ट्रांसफर ना हो जाए, राइट, टिल दी ट्रांसफर रजिस्टर्ड। तो जब तक ट्रांसफर रजिस्टर्ड ना हो जाए तब तक वो मेंबर कहलाएगा ही। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है, दस अ पर्सन मे बी अ मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर और ही मे बी अ शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सन मेंबर हो सकता है शेयर होल्डर रहे बिना, और यहाँ पे शेयर होल्डर हो सकता है मेंबर रहे बिना। ठीक है, कंपनी का। तो ये है, इसलिए ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है। ठीक है, अब सेकेंड है, अ फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो हमने देखा था, राइट, फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकता है शेयर्स में। तो हाँ, फॉरेनर एनआरआई कैन बाय शेयर्स एंड बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी, बट दिस इज सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999, under which the permission of Reserve Bank of India is necessary before allotment of any shares is made to a foreigner। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन नेसेसरी है, राइट। और ये सब चीजें किसके अंडर आती है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999 के अंडर, राइट। तो फॉरेनर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है बाय शेयर्स। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, इफ एट एनी टाइम द फॉरेनर बिकम्स एन एलियन एनिमी हिज राइट्स एज अ मेंबर ऑफ कंपनी आर सस्पेंडेड। तो ऑफ कोर्स अगर जो उसको ऐसा लगा
मतलब किसी को भी ऐसा लगा कि वो एज अ एनिमी लग रहा है, जैसा ऐसा कोई थोड़ा सा शक भी हुआ तो वो उसके मेंबर्स वाली राइट सस्पेंड हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है। Then है थर्ड, इंसॉल्वेंट पर्सन ceases to be the member of company। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? कंगाल जो हो चुका होता है, राइट, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो होता है इंसॉल्वेंट पर्सन। तो यहाँ पे क्या बोला है? इंसॉल्वेंट पर्सन ceases to be the member of company। तो यहाँ पे उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है कंपनी से। तो हाँ, तो पहला पॉइंट हम जस्टिफाई ऐसे करेंगे, अ पर्सन हैविंग इनसफिशिएंट एसेट्स टू मीट डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एन इंसॉल्वेंट। तो जिसके पास इनसफिशिएंट एसेट्स है, डेब्ट्स और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, वो हो जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है, इट इज इलीगल फॉर एन इंसॉल्वेंट पर्सन टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विथ अनदर पर्सन। तो यहाँ पे वो इलीगल हो जाता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर रहा है एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। देन थर्ड है, व्हेन अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज इंसॉल्वेंट, his official receiver or assigned transfers his shares in favor of his creditor in settlement of his debts। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अगर वो कंपनी का मेंबर डिक्लेयर हो जाता है कोर्ट से ऑफ लॉ एज इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट वो डिक्लेयर हो जाता है बाय कोर्ट, तो उसका जो ऑफिशियल रिसीवर होता है वो क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है उसके शेयर्स इन फेवर ऑफ किसके? क्रेडिटर्स के, उसके जो भी क्रेडिटर्स हो, किस क्यों? इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स, उसके डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। देन ऑन सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स द मेंबरशिप ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर इज टर्मिनेटेड। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है, राइट। तो दस एन इंसॉल्वेंट पर्सन सीजेस टू बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ रही हो, ठीक है। अगर समझ रहा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। अब है फोर्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एलिजिबल है क्या मेंबर बनने की कंपनी के? तो हाँ, जस्टिफाई करना है हमें बस इसे, ठीक है। तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरीली बाय अ minimum 10 members or having a common economic interest to conduct business, to render services to its members and to earn a reasonable profit for survival and growth। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, बस उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें, उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले कोऑपरेटिव को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सारी क्या किसके एग्जाम्पल्स है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। Then it is required to be registered under Cooperative Society Acts of the concerned state। तो ये सारी चीजें कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करना कंपलसरी होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी इन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हु फॉर्म्ड इट कैन बी मेंबर ऑफ कंपनी बाय परचेसिंग शेयर्स इन इट्स ओन नेम। तो यहाँ पे मेनली घोटाला क्या है पता है? सबसे पहली बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, ठीक है। उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो दूसरी कंपनी के शेयर्स ले सकती है अपने खुद के नाम पर, क्योंकि वो अलग से रजिस्टर्ड है, वो ऑलरेडी अलग है। यहाँ पे दिया है ना ब्रैकेट में, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हु फॉर्म्ड इट, मतलब उसके जो भी मेंबर्स हो वो उससे अलग है, ठीक है। अलग है, अलग है, अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, वही वाला, ठीक है। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, उसके मेंबर्स ने फॉर्म की है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें सेम सेम है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। तो यहाँ पे हमें वही एक्सप्लेन करना है कि अच्छा देखो, आपको यहाँ पे अगर वो आ गया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एलिजिबल है क्या कोई भी मेंबर बनने की कंपनी के? तो नहीं, क्योंकि अगर देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कर्ता होता है, वो कर्ता खुद के नाम पर मेंबर बन सकता है कंपनी का, बट जैसे कि उसके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, उसका बिजनेस के ही नाम पर वो मेंबर नहीं बन सकता, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। रीजन, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, जैसे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, राइट। तो इसलिए बस एक डिफरेंस है यहाँ पे, वो ध्यान में रखना है आपको। बाकी यहाँ पे कोई भी नाम आ जाए, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में भी, ठीक है। तो दस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। सिंपल सी चीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है उसके मेंबर्स से, तो वो अपने खुद के नाम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद के नाम पे शेयर्स ले सकती है, मेंबर बन सकती है कंपनी का, राइट।
अब है फिफ्थ, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो हाँ, सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी होते हैं। तो हाँ, तो टू सब्सक्राइब मीन्स टू सिग्निफाई वंस एसेट्स और अप्रूवल स्पेशली टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्रपोज न्यू रजिस्टर्ड कंपनी एंड देयरबाय बिकम वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट कंपनी। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी हु आर signatories to memorandum are deemed to have agreed to become the members of company. Simple. Then when the company is registered, their names are entered as the member in the register of members. तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वो होता है फर्स्ट मेंबर कंपनी का, और कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उनके नाम भी रजिस्टर्ड होते हैं किसमें? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, राइट, जो सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम को। तो दस इन दिस केस नाइदर एन एप्लीकेशन नॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज नेसेसरी टू बिकम मेंबर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं, ना ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, वो खुद सब्सक्राइबर्स जो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं, राइट। Then thus subscribers to the memorandum of association in case of public company is minimum of 7 members। तो public company के टाइम 7 members होते हैं और प्राइवेट कंपनी के टाइम 2 और 1 person कंपनी के टाइम 1, ठीक है। Then thus they are the first members of company, simple। Then है 6, nominee of the member of OPC। OPC क्या है? 1 person कंपनी, ठीक है, बिकम्स इट्स मेंबर्स ऑन डेथ ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पे कौन है? नॉमिनी ऑफ मेंबर, मतलब जो 1 person कंपनी चला रहा है उसका नॉमिनी, वो मेंबर का नॉमिनी, राइट। नॉमिनी मतलब पीछे उसके जो रह जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग वो मेंबर खुद बन जाता है उसकी डेथ पर। ओपीसी जो चला रहा है वो मेंबर, ठीक है, अगर उसकी वो मर गया तो उसका जो नॉमिनी है वो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है, हमें बस यहाँ पे वो अप्रूव करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी विच हैज ओनली 1 person एज अ मेंबर कॉल्ड 1 person कंपनी। तो हमने पहले 1 person कंपनी की डेफिनेशन बोल दी। Then it is a private company. It is managed, operated and controlled by a single promoter or member who has limited liability। तो यहाँ पे ये 1 person कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है और एक ही बंदा मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल करता है, राइट। Then according to the provisions made in the act, either at the time of its formation or at the timing of joining as a member, the promoter or a member is required to record and register his nominee name in the memorandum of 1 person company। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या बोली है? एक प्रोविजन एक्ट है जिसमें ये 1 person कंपनी जब फॉर्म हो रही है, राइट, या वो मेंबर ज्वाइन कर रहा है, प्रमोटर जो भी, तब उसको एक कोई भी नॉमिनी उसका नॉमिनी कोई भी नॉमिनी हो सकता है, उसको मेमोरेंडम में रजिस्टर करना होता है, राइट। देखो सपोज ये 1 person कंपनी, ठीक है, और ये बंटी है, सपोज ये बंटी है और ये चालू बेटा है, ठीक है, चालू बेटा। तो सपोज ये बंटी जो है वो ओनर है ओपीसी का, ठीक है, ओपीसी का ओनर है, और ये इसका दोस्त है, सपोज बी और सी दोस्त है, ठीक है। तो सपोज ओपीसी के जब फॉर्म हो रही है ये ओपीसी 1 person कंपनी, ठीक है, जब बंटी इसे फॉर्म कर रहा है तो जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो इसमें ना ये चालू बेटे का नाम लिखना पड़ेगा बंटी को, क्यों? CHALU, चालू, ठीक है। सपोज क्यों? क्योंकि एज अ नॉमिनी मतलब अगर कुछ हो गया बंटी को, बंटी सपोज मर गया या कंगाल हो गया या पागल हो गया, जो भी, ठीक है, तो बंटी अगर इसको कुछ भी हुआ तो इसका जो नॉमिनी है चालू बेटा, तो वो टेक ओवर करेगा ये ओपीसी को, ठीक है, मेनली वही है बस ये पॉइंट में, ठीक है। फोर्थ है, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी, द नॉमिनी whose name is mentioned in memorandum becomes the sole owner and manager of OPC। तो ये चालू बेटा खुद ही सोल ओनर एंड मैनेजर बन जाएगा ये 1 person कंपनी का। सिंपल सी चीज है, बस इतना ही है इसमें। मतलब अगर बंटी को ये ओपीसी फॉर्मेशन के टाइम किसी को नॉमिनी एज ए नॉमिनी लिखना पड़ता है वहां पे मेमोरेंडम में, ठीक है, और फिर बंटी जाके उसकी इवेंट ऑफ डेथ या इंसॉल्वेंसी के टाइम या इंसैनिटी के टाइम वो मेंबर नहीं रहता है फिर ओपीसी का, तो ओपीसी का मेंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। अब है हमारा 8। अच्छा, आप बोलोगे ये 6 के बाद डायरेक्ट 8 कैसे आ गया? तो 7th वाला जो है जस्टिफाई, वो पूरा एक क्वेश्चन से सेम है, ठीक है, वो मैं बुक में जब हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर करने के टाइम तब बता दूंगी, ठीक है।
कमेंट्स में लिखना मत चालू कर देना दीदी 7 कहाँ गया, पहले देखो वीडियो अच्छे से, ठीक है। मेंबर्स ऑफ कंपनी हैव सम फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग राइट्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, मेंबर्स को फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं, तो हमें बस इसे जस्टिफाई करना है। तो कैसे होते, कौन से होते हैं, देखो, द मेंबर्स ऑफ कंपनी हैव एक्सक्लूसिव राइट्स एंड पावर्स टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन ऑन द इशू मैटर्स सच एज अल्टरेशन यानी जैसे कि चेंज। हमने देखा था ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने सारे क्लॉजेस रहते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज में कंपनी का नाम, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के। तो अगर ये सारी चीजें चेंज करनी रही तो वो कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग राइट्स किसको होते हैं, मेंबर्स को होते हैं, राइट। ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारे इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल भी कौन से क्लॉज में आता था, कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज कैपिटल लिखा रहता था, राइट, कंपनी का। अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था, राइट। तो वही है यहाँ पे, वो सारी डिसीजन मेकिंग राइट्स उनको होती है। इफ इट नीडेड मोर फंड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट, चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी बाय पासिंग एंड अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में इनडायरेक्टली आपको क्या चीज दी है, जैसे कि मेमोरेंडम में क्या क्या रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन से क्लॉजेस, बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं, राइट। देखो मेमोरेंडम है ये, ठीक है। यहाँ पे नेम क्लॉज देखा है हमने, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और बहुत सारे क्लॉजेस थे, राइट। पर यहाँ पे हमने 3 चीजों के एग्जाम्पल दिए, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज थे, राइट, यहाँ पे। और तो ऑथोराइज कैपिटल किस में आता था, कैपिटल क्लॉज में। तो ऑथोराइज कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो ये इसको अल्टर करना होता है, राइट। तो ये अल्टरेशन का राइट किसको होता है, इनको ही होता है, राइट। तो बस हमें बस इसमें एक्सप्लेन वही करना है, आपको जो भी क्लॉज दिमाग में आए वो सब या जो भी लिखो यहाँ पे, ठीक है। Then second point है, in this respect the members of company have the powers to amend articles of association, acquisitions, mergers and takeovers by the company, appointing a sole selling agent and winding up of company by passing appropriate resolutions in general meeting of the company। तो और कौन से पावर्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना, मर्जेस करना, टेक ओवर करना कंपनी को, ये वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो ये सारे उनके फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग राइट्स है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट वो भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा, 10 मेंबर्स ऑफ कंपनी हैव सम फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग राइट्स, ठीक है। अब है 9, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। देखो कितना सिंपल है, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप यानी क्या, मेंबरशिप कंपनी से कैंसिल हो जानी, कैंसिल 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 ऐसे, ठीक है। तो ट्रांसफर जब होता है, सपोज हम लेंगे इधर बी से बंटी और सी से चिंटू, ठीक है। सपोज बी के पास शेयर्स है बहुत सारे, ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दिए सी को, ठीक है। तो बी की जो मेंबरशिप थी कंपनी से वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसके शेयर्स तो इसके पास चले गए, तो मेंबरशिप किसकी हुई, सी की हो जाएगी, राइट। मेंबर ये बन जाएगा मेंबर, और इसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बंटी की, ठीक है। तो ट्रांसफर क्यों हुई मेंबरशिप कैंसिल, क्योंकि बी ने सी को ट्रांसफर किए शेयर्स। तो बस यहाँ पे वही बोला है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। तो हाँ, पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है वो बताएंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिफर्स टू द पासिंग ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम अ शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट। तो सपोज बंटी को चिंटू को बेचने थे या गिफ्ट करने थे, जो भी। तो सपोज बंटी ने चिंटू को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये ले भाई मेरे शेयर्स तू ले ले और तू रख मेंबरशिप, ऐसा, ठीक है। तो उसको उसने शेयर्स दे दिए, तो बी की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और सी की मेंबरशिप आ जाएगी उसके पास। or the transfer of shares is affected by registering an instrument called instrument of transfer with the company। तो कंपनी में ये instrument of transfer रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। देन व्हेन द कंपनी अप्रूव्स ऑफ द ट्रांसफर, तो कंपनी से अप्रूवल भी लगता है। ऐसे नहीं कि बी की मर्जी आई और उसने ऐसे ही दे दिए सी को, नहीं, कंपनी में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ देना पड़ता है। देन कंपनी अप्रूव करती है। देन द सेक्रेटरी स्ट्राइक्स ऑफ कैंसल्स द नेम ऑफ द सेलर ट्रांसफरर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे बी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से निकाल देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दस द मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर हु हैज ट्रांसफर्ड द शेयर्स इज टर्मिनेटेड। तो सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे वही बोली है कि जो मेंबरशिप है शेयर होल्डर की, मतलब पहले हमारा बी शेयर होल्डर है ना, वो अगर ट्रांसफर करता है शेयर्स तो वो टर्मिनेट हो जाती है उसकी मेंबरशिप, ठीक है। सिंपल सी चीज थी।
तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 7th छोड़ दिया था, राइट। मेंबर्स ऑफ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू सेवरल राइट्स। तो मैंने ये इसका आंसर नहीं दिया था क्योंकि इसका आंसर पूरा पूरा ये वाले जो क्वेश्चन में हम करेंगे ना, एक्सप्लेन राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, तो इसमें जो हम राइट्स देखने वाले हैं वो पूरे के पूरे इसमें आएंगे। आपको जितना लिखना है उतना लिखना, ठीक है। जो इजी इजी लगे वो लिख देना इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, और आखिरी सेंटेंस इसमें लिखना, दस मेंबर्स ऑफ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू सेवरल राइट्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो गया। ये जब क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे तब आप समझ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहले फर्स्ट करेंगे, एक्सप्लेन दी सर्कमस्टेंसेस व्हेन मेंबर इज नॉट अ शेयर होल्डर एंड वाइस वर्सा। तो हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताने हैं जब मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता और शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। जैसे हमने ये जस्टिफाई में देखा था ना, मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। इसी के आंसर जैसा ही सिमिलर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सिमिलर है दोनों में, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ये आएगा। देखो मेंबर माइट नॉट बी अ शेयर होल्डर एंड वाइस वर्सा एज एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। हमें फर्स्ट यहाँ पे ऐसे टॉपिक देना, मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, देन शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, ठीक है। ये सेकेंड। तो इसमें देखो कैसे सर्कमस्टेंसेस है। पहला है सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो दे बिकम मेंबर ऑफ कंपनी बट आर नॉट शेयर होल्डर्स टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, सिग्नेटरीज जो होती है वो सारे मेंबर्स तो बन जाते कंपनी के, बट वो शेयर होल्डर्स नहीं होते जब तक शेयर्स अलॉट ना हो, राइट। तो फर्स्ट सर्कमफेरेंस ये है, वो लोग मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं। किसके सिचुएशन में? सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन सेकंड सर्कमस्टेंस है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट, तो दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। तो जो कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, तो वहां पे शेयर कैपिटल नाम की चीज होती नहीं है। तो शेयर कैपिटल होगा नहीं तो शेयर भी नहीं होगा, शेयर्स नहीं होगे तो शेयर होल्डर्स नहीं होगे, राइट। तो यहाँ पे मेंबर ही होगा, therefore it has only members and no shareholders। तो यहाँ पे भी वही circumstance आ गया, members without being shareholders, right। तो ये दूसरा पॉइंट है। देन थर्ड है मेंबरशिप बाय acquiescence। if any person misrepresents himself as a member shall be stopped from refuting his position subsequently and is held liable as member even though he is not a shareholder। तो यहाँ पे अगर कोई जो इंसान है वो खुद को अगर गलत तरीके से भी एक मेंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको मेंबर ही माना जाता है, ठीक है, ना कि शेयर होल्डर। तो यहाँ पे उसको मेंबर मान लिया जाएगा बट शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन फोर्थ सर्कमफेरेंस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो जब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, हमने एग्जांपल्स के रूप में देखा था जस्टिफाई में भी, राइट। ए से बी को अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ए यहाँ पे सिर्फ मेंबर ही रह जाएगा, शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि शेयर तो वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा है उसको, राइट। तो द ट्रांसफरर सेलर ऑफ शेयर्स कंटिन्यूज टू बी मेंबर ऑफ कंपनी टिल हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रिप्लेस विद द नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो जब तक वो पूरे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मेंबर है, पर उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद बी हो जाएगा। देन फिफ्थ है ऑन डेथ ऑफ मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स ऑफ डिसीज्ड member are held by his legal representative, right। Deceased person ceases to be the shareholder but continues to be member till transmission is effected, right। So transmission is the process wherein the shares of deceased are registered in the name of his legal representative। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जब भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है बाय लॉ, तो जब तक ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती तब तक वही मेंबर रहेगा। उसके बाद उसका नाम हटा दिया जाएगा, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका नाम रजिस्टर्ड करा जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज है। देन सिक्स्थ है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर क्या है? कंगाल मेंबर कोई, राइट। शेयर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर आर हेल्ड बाय कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर और असाइन so that insolvent person continues to be member but he is not a shareholder। तो यहाँ पे भी वो कंटिन्यूस मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं, राइट। कौन? ऑफिशियल रिसीवर। तो ये 6 पॉइंट्स है। अब ये लास्ट पॉइंटर है सेकंड वाला, शेयर होल्डर्स विदाउट बीइंग मेंबर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर है विदाउट बीइंग मेंबर, कंपनी का मेंबर नहीं है बस शेयर होल्डर है। तो कैसे? द ट्रांसफरी बायर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे ट्रांसफरी कौन? जिसको ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स, मतलब यहाँ पे जो बी होगा वो ट्रांसफरी में आएगा, राइट, जिसको शेयर्स मिल रहे हैं। ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के टाइम जो ऑफिशियल रिसीवर है, और लीगल आयर इन केस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन्ड अबव आर शेयर होल्डर्स बट नॉट मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो ये लोग जो है, सिंपल सी चीज है, हमने देखा था ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में, डेथ्स के केस में, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, तीनों के केस में तीन अलग अलग इंसान होते हैं, राइट।
लेने के लिए शेयर्स, राइट। तो वो सारे जो भी तीन है ऑफिशियल रिसीवर, जैसे कि यहाँ पे लीगल हायर, तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स नहीं होते कंपनी के, राइट। तो वो ये केस में आते हैं शेयर होल्डर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर ये पॉइंट्स का था, ठीक है। पहला पॉइंट है ये मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, उसमें 6 पॉइंट, एंड देन सेकंड पॉइंट शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। तो मेंबरशिप की जो एलिजिबिलिटी होती है हमें वो एक्सप्लेन करनी है, बहुत इजी सा आंसर है, ठीक है। यही रहा एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। तो लेट अस नाउ नो हु कैन और कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो मेंबर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बताया। तो क्राइटेरिया क्या है, बाइंग शेयर्स अमाउंट्स to making a contract, so any entity, person, organization competent to make contracts can be a member of company, simple। देन क्या है, फर्स्ट है सबसे पहले इंडिविजुअल्स, एंड सेकंड है ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो इंडिविजुअल्स में हमने ये चार देखे थे, हमने पार्ट 1 में भी देखे थे ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हमने मोटा मोटा ऊपर ऊपर देख ही लिया है, अब देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट है माइनर। माइनर कौन होता है आपको पता है, पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी हिमसेल्फ, राइट। एक माइनर खुद एक कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, राइट। अ गार्डियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेज ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। तो क्या होता है, एक गार्डियन कर सकता है, मतलब उसके मम्मी पापा या कोई भी गार्डियन वो उसके नाम पे शेयर्स परचेज कर सकता है, पर एक माइनर खुद से खुद के नाम पे नहीं ले सकता, वो मेंबर नहीं बन सकता कंपनी का, राइट। माइनर यानी क्या, कोई भी एक लीगल एज तक जो ना पहुंचा हो कोई भी चीज के लिए, ठीक है, वो माइनर्स में आते हैं। देन सेकंड बी है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हमने देखा था, राइट। इंसॉल्वेंट यानी क्या, कंगाल, राइट। सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर असाइंड, सो द इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप बीइंग द मेंबर। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट पर्सन मेंबर नहीं हो सकता, यहाँ पे जो उसका ऑफिशियल रिसीवर हो जाता है वो हो जाता है मेंबर कंपनी का। देन सी है इंसेन। इंसेन यानी क्या, जो दिमाग से पागल हो चुका है। इनएबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स द पर्सन इनएलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। तो वो खुद ही इनएलिजिबल हो जाता है अगर वो इंसान पागल हो गया, तो इनएबिलिटी हो गई, राइट। Then D है foreigner. Since a foreigner can enter into contract, foreigner can buy shares to be member of an Indian company subject to provision of FEMA 1999। तो हमने देखा था फॉरेनर बन सकता है, शेयर्स ले सकता है, मेंबर बन सकता है कंपनी का, पर सिर्फ अगर ये फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 अगर उनको अलाउ करे तो, ठीक है। देन सेकेंड है इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, राइट। ये अच्छे से देखना क्योंकि एमसीक्यूज में आपको बहुत घुमा फिरा के देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हो सकता है कौन सा नहीं। फर्स्ट है कंपनी। तो अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन नेम, राइट। इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ अथोराइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर। तो सपोज ये कंपनी ए है, कंपनी 1 है और ये कंपनी 2 है, ठीक है। तो कंपनी 1 को इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी के शेयर्स में, क्योंकि वो अपने शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे वही दिया, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर्स। तो कंपनी 1 को कंपनी 2 के प्रॉफिट्स मतलब उनके शेयर्स लेने हैं, राइट। उनका वो कंपनी का मेंबर बनना है, तो हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, वो कंपनी 1 कंपनी 2 के शेयर्स ले सकते हैं, वो उसका मेंबर बन सकते हैं, राइट। देन बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कंपनी का मेंबर हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसके मेंबर्स है उसके अलग है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, राइट। तो दोनों में फर्क है, राइट। तो इसलिए वो खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे कंपनी का मेंबर बन सकता है। देन सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये है सिंस इट इज जुरिस्टिक पर्सन इट कैन बी मेंबर ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है और पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, इतना ध्यान में रखना। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये मेंबर हो सकती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है, राइट। और पार्टनरशिप फॉर्म, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपको आए तो वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, राइट, इसलिए वो नहीं बन सकती। डी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है। तो द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। तो देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर्ड नहीं होता है, राइट। तो एक्ट इसे अलाउ नहीं करता है कोई भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस है उसके नाम पे खुद के, पर उसका जो मेन हेड है कर्ता ओनर होता है ना, तो वो अपने नाम पे कंपनी का मेंबर बन सकता है, राइट, पर ये बिजनेस के नाम पे नहीं बन सकते। देन ई है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनर
पार्टनर्स सेपरेटली, सपोज पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ए पार्टनर बी अलग अलग पार्टनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, वी नाम का पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म वी नाम का है और उसके पार्टनर्स है ए एंड बी, ठीक है। तो पार्टनर यहाँ पे खुद अपने नाम से शेयर्स ले सकते हैं, राइट। ये कंपनी के शेयर्स मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ले सकते हैं अपने अपने नाम पे, पर ये मिस्टर ए एंड बी अपने वी नाम की पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकते क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होती। तो यहाँ पे बस वही लिखा है, द फर्म कैन नॉट बी a member of कंपनी एज इट इज नॉट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती, राइट, वो रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं होती, बट द फर्म कैन होल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी इन दी इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये फर्म ना होल्ड कर सकती है शेयर्स इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम पर, जैसे कि मैंने अभी बताया, राइट। अब है एफ, ट्रस्ट। रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन कंपनी इन इट्स ओन नेम, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एंड ये इंडिविजुअल्स, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। तो कंपनी की मेंबरशिप लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये वाली है। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल्स में क्या एलिजिबिलिटी है वो बताइए, देन ऑर्गेनाइजेशन की क्या एलिजिबिलिटी है किसको नहीं है, राइट। तो कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो हमको बस यही बताना था और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है, ठीक है। अब है थर्ड, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू एक्वायर मेंबरशिप ऑफ कंपनी ब्रीफली। तो डिफरेंट वेज बताने के मेंबरशिप एक्वायर करने के कंपनी के। तो देखो हमने ये ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही किया था। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 वेज बताए थे एक्वायर करने के मेंबरशिप के, हमें यहाँ पे सारे बताने हैं, ठीक है, सारे वेज, ठीक है। तो आप सारे वेज लर्न कर लेना, ठीक है, ये सिर्फ 4 करके मत जाना एग्जाम में। तो सारे वेज कौन से वेज है मेंबरशिप एक्वायर करने के, मतलब कंपनी की मेंबरशिप लेने के, ठीक है। तो देखो ये रहा एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। तो कौन से वेज है एक्वायर करने के मेंबरशिप के, तो पहला है बाय सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम। हमने ये वाला पॉइंट ऑलरेडी देखा था, द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स मेंबर्स, राइट। तो पब्लिक कंपनी में कौन होता है, 7 होते हैं, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और इन 1 पर्सन कंपनी के टाइम 1 होता है, राइट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ये पहला वे है एक्वायर करने का मेंबरशिप। तो पब्लिक कंपनी के टाइम 7 लोग होते हैं और प्राइवेट कंपनी के टाइम 2 और 1 पर्सन कंपनी के टाइम 1, ठीक है। देन सेकेंड है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सिंपल सी चीज है, एनी पर्सन जिसकी विश हो बाय करने के कंपनी के शेयर्स वो अप्लाई करता है फॉर द सेम एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय कंपनी। तो जो एप्लीकेशन आता है उसे फिल करता है, बस सबमिट कर देता है जिसको भी इच्छा हो कंपनी के शेयर्स लेने की। देन द पर्सन इज अलॉटेड द शेयर्स, मतलब पहले एप्लीकेशन फिल करता है, देन कंपनी उसे अलॉट कर देती है शेयर्स। अलॉट हो जाते हैं शेयर्स तो वो बन जाता है शेयर होल्डर, बिकम शेयर होल्डर एंड देयर बाय इट्स मेंबर्स। तो शेयर होल्डर बन गया तो मेंबर भी बन गया, राइट। और एंटरिंग हिज हर नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देन वो शेयर होल्डर बन गया, उसके बाद उनके नाम हो जाते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो वो मेंबर भी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया सेकेंड वे एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप का। देन थर्ड है बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन हिज नेम एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी इज द मेंबर ऑफ कंपनी। तो यहाँ में डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, इट मींस होल्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट, एंड नॉट फिजिकल और पेपर फॉर्म। मतलब वहाँ पे पेपर या फिजिकल फॉर्म में नहीं होल्ड करते, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है वहाँ पे, ठीक है। Then fourth है by transfer. Any person who buys shares of company from an existing member becomes its registered member after company accepts his transfer request. तो यहाँ पे सिंपल सी चीज बोलिए, बाय ट्रांसफर मतलब कोई भी इंसान, सपोज मिस्टर बी वो मिस्टर ए से ले रहा है शेयर्स, राइट। तो वो मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, ठीक है। तो ये बी ऑटोमेटिक बन जाएगा शेयर होल्डर और मेंबर कंपनी का, राइट। तो बाय ट्रांसफर हो गई उसको एक्वायर मेंबरशिप, राइट। मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर जब हम शॉर्ट आंसर कर रहे थे, राइट। 4 वेज बताने थे जहाँ पे एक्वायर करने के मेंबरशिप, तो हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ये, राइट। देन फिफ्थ है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सपोज सिंपल सी चीज है, राइट। यहाँ पे मिस्टर ए, यहाँ पे सपोज मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहा है, पर यहाँ पे मिस्टर ए सपोज पागल हो गया, कंगाल हो गया या मर गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो जाएगा, राइट। मिस्टर बी को अगर उसका वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर है कोई भी, तो मिस्टर बी कौन हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, उसको एक बार हो जाएगी मेंबरशिप, राइट। तो यहाँ पे बस वही बताया है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द इवेंट्स ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की। देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव
in case of death, official receiver in case of insolvency, and administrator in case of insanity replace the concerned member. तो ये ऑफिशियल रिसीवर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों के अलग अलग चीज केस में ये तीन लोग मेंबर बन जाते हैं, उनको एक्वायर हो जाती है मेंबरशिप, राइट। देन 6 है नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी। तो ये भी हमने पॉइंट देखा था कि ओपीसी के टाइम जो नॉमिनी होता है मतलब ओपीसी जब यहाँ पे ओपीसी 1% कंपनी जब फॉर्म होती है तब जो उसका मेन मेंबर होता है वो ऑलरेडी एक नॉमिनी को लिख के जाता है, राइट, मेमोरेंडम में। एंड अगर उसको कुछ हो गया तो ऑटोमेटिक उसकी मेंबरशिप नॉमिनी को चली जाती है, सिंपल सी चीज है, राइट। देन 7th है बाय एक्वियंस। तो if a person is wrongly entered in register of members or holds himself out as a member or unknowingly allows his name to remain on register of members, is stopped from denying his membership and is liable as a member like in the event of winding up of a company, right? तो ये हमारे थे 7 पॉइंट्स एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप के। सिंपल सी चीज थी यहाँ पे 7 पॉइंट और आपका आंसर इजी। अब है हमारा 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ मेंबरशिप ऑफ कंपनी टर्मिनेट्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बताया एक्वायर कैसे होती है मेंबरशिप कंपनी की, और यहाँ पे हमें अब बताना है कि कंपनी की मेंबरशिप टर्मिनेट कैसे होती है, मतलब कैंसिल कैसे होती है, राइट। तो ये रे टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, राइट। तो कौन से केसेस में होती है? पहला है ट्रांसफर ऑफ शेयर। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज। देखो यहाँ पे भी बाय ट्रांसफर है और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, और यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है। यहाँ पे देखो इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट। दोनों ही केस में दोनों चीज क्यों है अभी अच्छे से समझ लो, राइट। यहाँ पे मिस्टर ए है, सपोज मिस्टर ए, और यहाँ पे मिस्टर बी, ठीक है। और अगर ए इसको ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए जो मेंबरशिप थी उसकी शेयर्स अगर वो बी को ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे बी को क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेंबरशिप एक्वायर हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे मिस्टर ए की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी, हम समझे। तो दोनों ही केस में टर्मिनेशन और एक्विजिशन में दोनों ही में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आ रहा है, राइट। क्योंकि एक बंदे की अगर एक्वायर हो रही है मेंबरशिप तो दूसरे बंदे की जा रही है ना, राइट। तो टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स तो आएगा ही। वैसे ही ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में भी अगर ये ए मर जाता है सपोज और इसको बी को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो रहा है, राइट, तो मिस्टर ए की तो मेंबरशिप खुद ही चली गई ना, और मिस्टर बी की आ गई खुद, तो इसको एक्वायर हो गया और इसको टर्मिनेट हो गया, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही केस में टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आ ही रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या है, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट। देन थर्ड है सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर इन द बाय बैक ऑफर्स बाय कंपनी, राइट। देन फोर्थ है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। फॉरफीचर माने क्या, जैसे कि कंपनी कैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है पेमेंट, राइट, शेयर्स के, मतलब पहले 10 रुपए दो, फिर 20 रुपए दो, सपोज, ठीक है, बाद में 20 रुपए दो, और तो ऐसे कैसे कॉल जाते हैं, राइट। तो कंपनी ने सपोज कॉल किया हमें, अभी आखिरी के 40 रुपए हमको देने, राइट, कंपनी को शेयर्स के, और हमारे पास नहीं है, हमने नहीं दिए कंपनी को जो भी लिमिटेड टाइम गिवन है उसमें, उसके बाद कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर देती है शेयर्स, मतलब कैंसिल कर देती है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारी मेंबरशिप ऐसे चली जाती है, क्या हो जाती है, चली जाती है। तो टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप में ये भी आएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। देन फिफ्थ सरेंडर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी बाय मेंबर। तो यहाँ पे ये क्या चीज आ गई, जब कोई मेंबर खुद से ही सरेंडर कर देता है, मतलब जैसे कि हमको 40 रुपए के लिए कॉल आया सपोज, राइट। अब कॉल आया उसके पहले ही हम बोल देंगे कंपनी को कॉल करके, भाई कंपनी में कंगाल हो गया, मेरे पास 40 रुपए नहीं है, तू अपने शेयर्स रख, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, सरेंडर ऑफ शेयर्स टू कंपनी बाय मेंबर। तो तभी भी हमारी मेंबरशिप चली जाएगी, राइट, टर्मिनेट हो जाएगी। देन सिक्स्थ है एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय कंपनी, राइट। देन सेवेंथ है the person who holds redeemable share preference shares ceases to be member when company redeems these shares। तो preference shares माने क्या, प्रेफरेंशियल राइट्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कंपनी के। इतना डिटेल में आपको 12th में आएगा। पहले इतना समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, सपोज उसके अमाउंट है कंपनी के पास
1,000 रुपए, ठीक है, सपोज 1,000 रुपए कंपनी के पास पड़े, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के, प्लस उसको जो इंटरेस्ट होता है डिविडेंड का, वो, ठीक है, डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट टाइप का जो शेयर होल्डर्स को इन रिटर्न मिलता है, राइट। तो ये जो अमाउंट है और प्लस डिविडेंड है जो भी उसको रिडीम करने पड़ते हैं, राइट। मतलब अभी तो देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, राइट, इसके शेयर होल्डर है, उसने क्या किया था, पहले पैसे दिए थे कंपनी को और कंपनी की मेंबरशिप ली थी, राइट। अब अगर कंपनी ये पैसे उसको चुका दे रही है तो ये कंपनी उसको शेयर होल्डर को ये पैसे फिर से रिडीम कर दे रही है, राइट। तो यहाँ पे शेयर होल्डर की मेंबरशिप भी चली जाती है, राइट। तो यहाँ पे बस वही है, कंपनी जब रिडीम कर देती है शेयर्स तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल हो जाती है, राइट। देन एट है पर्सन refused the contract of membership on the grounds that he and she was cheated and frauded by misrepresentations of information given by company in the prospectus। तो यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्टस में गलत गलत चीज आ गई, राइट, और उसके हिसाब से किसी मेंबर ने मतलब किसी इंसान ने शेयर्स ले लिया और वो मेंबर बन गया, पर वो फिर कॉन्ट्रैक्ट जब ये सामने आ जाता है कि ये प्रोस्पेक्टस में मिस इन्फॉर्मेशन थी, फ्रॉड हुआ, चीट हुआ, तो उसकी भी मेंबरशिप चली जाएगी ऑब्वियसली, राइट। उसको मेंबर रहना भी नहीं होगा, राइट, उसके बाद तो। देन नाइन्थ है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी खत्म हो जाती है तब ही कोई मेंबरशिप सबकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाती है, सिंपल सी चीज है, कंपनी नहीं रहेगी तो मेंबरशिप कैसे, राइट। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके उनके पास राइट्स भी होते हैं, राइट, हमें एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है जस्टिफाई का, उसमें भी हमको यही सेवरल राइट्स लिखने हैं, ठीक है। तो हम जो अभी देखेंगे वही इसमें भी लिख देना है आपको। ये राइट्स ऑफ मेंबर्स, तो फर्स्ट राइट है राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो अ मेंबर कैन गेट कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Also, member can inspect registers of members, debenture holders, charges, investments, minutes, books of all general meetings, proxies lodged for general meetings, and all returns filed by the company। तो क्या करती है, राइट्स ऑफ मेंबर्स में क्या क्या आता है, पहले तो है राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी के रिलेटेड कोई भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स हो उसे एक्सेस करने का राइट है मेंबर्स के पास, जैसे कि कौन सी होती है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉपीज मेंबर्स मांग सकते हैं। देन ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल सी चीज है, ये जो जो मेन मेन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उन सबको एक्सेस करने का राइट होता है मेंबर्स के पास, राइट। देन सेकेंड है राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस। जैसे कि हमने ये देखा था ऑलरेडी जस्टिफाई में, राइट, फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज हो रहा है तो वो अल्टर करना। देन इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मतलब जितना ऑथोराइज किया गया हो, राइट, पर अगर इंक्रीज करना है उसको तो ये डिसीजन भी किसका, मेंबर का होता है। देन चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने हो तो ये भी। देन अमेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड टेकओवर्स बाय कंपनी, अपॉइंटिंग सोल सेलिंग एजेंट्स, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो ये सारे डिसीजंस फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस का राइट होता है मेंबर्स के पास, राइट। देन थर्ड है राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। ऑब्वियसली बात है, ये लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, राइट। तो शेयर होल्डर्स मेंबर्स, तो ये क्या होता है, उनको पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता है जनरल मीटिंग में। मेंबर्स हैव अ राइट टू रिसीव द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स, राइट, अटेंड देम इन पर्सन और अपॉइंट प्रॉक्सी, स्पीक एंड वोट एट मीटिंग्स, डिमांड एंड वोट एट अ पूल, डिमांड टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक्सेट्रा, राइट। तो हमने ये ना पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स देखे ही है, राइट। तो ऊपर ऊपर हमने तो पढ़ ही लिया है पूरा ये आंसर भी, बस हमें डिटेल में अभी समझना है कि है क्या। तो पार्टिसिपेट करना जनरल मीटिंग में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करना, उसमें मीटिंग्स में वोट करना, अपना कुछ ओपिनियन रखना, तो ये सारी चीजें इनका राइट होता है, राइट। देन फोर्थ है राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, यही मेंबर्स करते हैं, राइट, यही शेयर होल्डर्स करते हैं। तो अगर अपॉइंट करने का राइट है तो रिमूव करने का भी इनको ही राइट होगा, राइट। तो मेंबर्स हैव अ राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स। देन फिफ्थ है राइट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट। तो मेंबर अप्रूव द एनुअल अकाउंट्स एट एनुअल जनरल मीटिंग, अपॉइंट ऑडिटर्स, डिसाइड देयर रेन्यूमरेशन एंड ऑल्सो हैव राइट टू रिमूव द ऑडिटर्स, राइट। तो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को, उनको रिमूव करने का भी राइट होता है, उनका रेन्यूमरेशन भी वही डिसाइड करते हैं।
ठीक है, तो ये सब उनको राइट है। देन 6 है राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी उनकी तो उनका प्रॉफिट तो उसमें पार्टिसिपेट करने का उनका राइट तो होता ही है, राइट। तो मेंबर्स इन्वेस्ट मनी इन कंपनी विथ होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर मेंबर्स हैज द राइट टू अप्रूव डिविडेंड एंड गेट द सेम विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे क्या मेंबर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट। तो डिविडेंड मिलना उनका राइट है, राइट। देन 7th है शेयर होल्डिंग राइट्स। तो these rights include right to receive share certificate, transfer of shares to get right issue and bonus issue shares etc. तो ये राइट इशू बोनस इशू क्या क्या होता है वो हम क्लास 12th में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, राइट। अभी तो समझ लो शेयर सर्टिफिकेट मतलब शेयर्स जो उन्होंने खरीदे उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपको पता है, राइट इशू मतलब उनका एक राइट इशू होता है, देन बोनस इशू एज अ गिफ्ट उनको देती कंपनी। तो शेयर होल्डिंग राइट्स में ये सब आता है कि उनको ये सारा अधिकार है ये सब मिलने का। देन 8 है राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट्स। तो in the event of winding up of company, member is entitled to get shares of surplus assets of company if any after the payment to all the stakeholders। मतलब जो भी क्रेडिटर्स हो, जो भी सारे बिल्स पे ऑफ होने के बाद जो भी सरप्लस एसेट्स बच रहे, जो भी सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है, इन पे इनका अधिकार होता है, ठीक है। Then 9th है right to class action suit. The act confers right of class action suit to members against company of or its directors in the event of fraudulent, right, unlawful or wrongful act or omission or misleading statement in audit report. Any 100 members or those holding 10% of voting rights can apply for tribunal for redress, right। मेंबर्स कैन डिमांड इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो अगर सपोज कंपनी और उसके डायरेक्टर्स ने लोचा किया कुछ कंपनी के ऑडिट में, कुछ भी रॉन्गफुल चीज की, कुछ भी फ्रॉड किया, तो ये इनको राइट है कि वो लोग एक्शन ले सके, इन्वेस्टिगेट के लिए डिमांड कर सके, राइट। ऑल्सो दे कैन फाइल अ पिटिशन टू वाइंड अप द कंपनी। तो वाइंड अप कंपनी के लिए वो लोग फाइल भी कर सकते हैं, राइट। अब है मतलब पिटिशन या ना रिक्वेस्ट, राइट। अब है देखो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के मीनिंग्स दिया है। डिविडेंड क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न में मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट पे वो होता है डिविडेंड, राइट। देन राइट इशू क्या होता है, एडिशनल शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको एक एडिशनल शेयर ऑफर करे जाते हैं, राइट इशू यानी उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। देन बोनस शेयर्स क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को कंपनी से, राइट। ये सब होता है। बस हमारा ये आंसर खत्म होता है यहाँ पे। इसी के साथ हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट्स में पूछ लो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।